जयपुर की सीट कांग्रेस निकाल सकती है कि जो लोग लालच और डर से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो ज्यादा लंबे चलने वाले नहीं है। तंत्र खतरे में आज विचारधारा की लड़ाई है। सम्मानित मंच, पंडाल में उपस्थित सम्माननीय पार्टी पदाधिकारीगण, पार्षद साहिबान, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज कल मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत आज आपने ये पार्टी का कार्यक्रम सम्मान स्वरूप और चुनाव की तैयारी के रूप में रखा है। आज शहर में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम थे और आज का ये जो कार्यक्रम हम जो जहाँ बैठे हैं वो लोकसभा क्षेत्र के हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि ये मीटिंग हम बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन सरकार ने मेरा जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन है वो 90 दिन बाद स्वीकार किया। मैंने 20 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया था और जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं मन्नालाल जी रावत साहब, उनका जो स्वैच्छिक आवेदन वो 1-2 दिन में ही स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए समय मिला नहीं। और जो समय अब बचा है आपको पता है कि बहुत ही कम समय है। बाकी बातें सब पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से कही है। आज मीडिया के साथियों ने मेरे से 2-3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा कि भाई कांग्रेस आपके मन में कब से है, और दूसरा सवाल पूछा कि भाई आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप कई बार ब्लेम लगे हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब 10 वर्ष की आयु थी मेरी, और मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा, मेरे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं, कि माँ हम कांग्रेस को ही क्यों वोट देते हैं। तो मेरी माँ ने उस समय कहा था कि बेटा ये कांग्रेस पार्टी ही ऐसी कि जिसने तुम्हें सम्मान की ज़िंदगी दी है, रोजी रोटी दी है और एक प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, और मैं खुद भी अब वरिष्ठ श्रेणी में ही हूँ, समय को हमने देखा है, मैंने देखा है कांग्रेस ने सबको एक सम्मान की ज़िंदगी दी है, चाहे वो SC ST का वर्ग हो या दलित हो या फिर कोई माइनॉरिटी का हो या गरीब आदमी हो। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता है, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। और आज ये जो बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछो कि देश का जो आधारभूत ढांचा है वो किसने तैयार किया था आज़ादी के बाद में। पंडित नेहरू जी के समय ही हमारा देश दुनिया के 10 अग्रणी औद्योगिक देशों की श्रेणी में था। चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे वो श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे वो जो इसरो, जो आज हम चंद्रयान की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की बात हो, एम्स एस्टेब्लिश करने की बात हो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एस्टेब्लिश करने की बात हो, बड़े बड़े संस्थान मतलब कांग्रेस ने आज़ादी के बाद एस्टेब्लिश किए और देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में से एक बनाया। आज दुनिया के देशों में भारत का जो लोकतंत्र है वह सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में से एक माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की भावना के अनुरूप काम करने की कोशिश की। आपको सबको पता है कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज विचारधारा की लड़ाई है। सवाल ये नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में कौन सी रहती है, कांग्रेस रहती है, बीजेपी रहती है, लेकिन जो हालात देश में बन गए हैं, मुझे लकीली मैं पिछले 25 साल से अशोक गहलोत साहब के संपर्क में हूँ और कई बार हमारी बात होती है। वो ये कहते हैं कि ये नहीं कि कांग्रेस आ गई या बीजेपी आ गई, सवाल है कि जो देश का लोकतंत्र है आने वाले दिनों में खतरे में पड़ जाएगा और इतनी बड़ी दूरियां लोगों में हो जाएगी कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी ये दूरियां मिट नहीं सकेगी। तो मैंने उनको बताया कि जब मेरी माँ ने कहा, उस समय से ही मेरी भावना है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में हम काम करते हैं। मेरे बड़े ब्रदर भी बैठे हैं
जो ये वागड़ के दामाद हैं, मैं वैसे मेवाड़ में कभी रहा नहीं, इच्छा जरूर थी कि भाई मैं मेवाड़ में मेरी पोस्टिंग हो। मुख्यमंत्री महोदय ने, मेरे ब्रदर की यहाँ 40 साल पहले शादी हुई थी रास्तापाल डूंगरपुर में, जो बड़े ब्रदर बैठे हैं, और मेरे भतीजों की यहाँ शादी हुई झाड़ोल पानरवा में। मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मेवाड़ में काम करूँ, वागड़ में काम करूँ। मुझे खुशी है कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने मेरे को चित्तौड़ का जिला कलेक्टर बनाया, और इसके बाद मैं उदयपुर का जिला कलेक्टर, आज़ादी के 75 वर्षों के इतिहास में मुझे पहला आदिवासी जिला कलेक्टर बनने का सौभाग्य उदयपुर का प्राप्त हुआ। लेकिन जो भावना है, मुझे गहलोत साहब कहते थे जब मैं 2011 में एक बार डायरेक्टर लोकल बॉडी की पोस्ट पर मैं पोस्ट हुआ, वो पोस्ट मेरे से बहुत सीनियर थी। मैं तो उस समय सीनियर स्केल का RSC था, कई IAS अधिकारी मेरे अंडर में काम करते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि ताराचंद, ऐसा है कि सिफारिश से हो सकता है 2 बार या 3 बार पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन आखिर उसका किसी भी अधिकारी का काम बोलेगा तभी वो लंबा चलेगा। मैंने उनको कहा, साहब आप मेरे को कितने सालों से जानते हो, आपकी जो अपेक्षा है उससे 4 गुना अधिक ही काम मिलेगा। और मैंने हमेशा उनकी शैली को अडॉप्ट किया। मैं बहुत मुश्किल 4-5 घंटे सोता हूँ, और जैसा वो काम करते हैं कड़ी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, और काम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इनके लोग ये कहते हैं कि आप कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह काम करते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जन के लिए काम करती है, सभी वर्गों के लिए काम करती है, और कांग्रेस की सरकार जो सब सर्वजनों के लिए काम करती है, उसकी नीतियों को अगर क्रियान्वित अच्छी तरीके से करना है, ग्राउंड लेवल पर ले जाना है, अगर इसको ही आप कांग्रेस कार्यकर्ता बोलते हो, तो मैं इस कांग्रेस कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करता हूँ। ये बात सही है, मेरे काफ़ी वक्ताओं ने बताया, और मैं अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं, और ये हमें बताने की भी ज़रूरत है। आज भी मीडिया ने पूछा था कि उनके प्रत्याशी में और हमारे प्रत्याशी में क्या फ़र्क है। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि क्या फ़र्क है, और ये पब्लिक को भी बताने की ज़रूरत है। हमारी जो बाप पार्टी है, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपना दायरा बढ़ाए, आदिवासी गैर आदिवासी को लड़ाने का काम नहीं करे। ये हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को खूब लड़ाया है। अरे जब डीलिस्टिंग होगी तो ये नहीं पता आपको कि TSP एरिया की आबादी 50% से नीचे हो जाएगी और TSP रहेगा ही नहीं। मतलब ये टेक्निकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी जो विचारधारा के लोग हैं, जो धर्मों को लड़ाते हैं, जो आदिवासी गैर आदिवासियों को लड़ाते हैं, और जो जातियों को लड़ाते हैं आपस में, और झूठ बोल के सत्ता में आते हैं, आज उनकी झूठ हमारी सच दब रही है। उनकी झूठ को इस ढंग से परोसा जा रहा है कि वो सच बन के पब्लिक को भ्रमित कर रही है, युवाओं को भ्रमित कर रही है। तो इसलिए आज सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हुआ वो आपके सामने थी। राजस्थान की जनता कभी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार जाए, सभी जानते हैं आप अच्छी तरीके से। ठीक है, हमारी कुछ रणनीतिक कमियां रही होगी और कुछ अन्य कमियां रही होगी, इस वजह से सरकार हमारी नहीं आई है, लेकिन पब्लिक की तरफ से कभी मना नहीं था। और लेटेस्ट जो अभी 3 महीने पहले हुआ, उसकी कमियां सब हमको पता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाई लेवल पर जब इस सरकार ने मेरे को 2.5-3 महीने APO रखा था, तो कई बार उच्च स्तर पर जाना होता था मेरे को। और जब ये टिकटें डिक्लेयर हो रही थी, उदयपुर की टिकट पहली लिस्ट में क्यों जारी हुई? टॉप 10 की सूची में उदयपुर की लिस्ट जारी हुई, वो इसलिए जारी हुई कि उदयपुर की सीट कांग्रेस निकाल सकती है सरकार को, और दिल्ली में इसका एनालिसिस है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। जो मैनेजमेंट है, हमारे सीनियर लीडर्स को पता है कि बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है सबसे अहम कड़ी होता है, वो मजबूत होने की ज़रूरत है।
हमारे जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो उसको अलग अलग जोन में बांट लें, अलग अलग पंचायतों का जिम्मा दे दें, जिस भी रूप में वो करना चाहें, और संगठित और प्लान वैसे लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सीट निकलेगी। आप सभी जानते हो कि आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सही कहा कि जो लोग लालच और डर से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो ज़्यादा लंबे चलने वाले नहीं हैं। उनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और जो विचारधारा के साथ में और लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा है, ये मेवाड़ और वागड़ स्वाभिमान की धरती है। जब मुझे सरकार ने 2.5-3 महीने एपीओ रखा, मेरे को भी कईयों ने सलाह दी कि आप वो फलाने जी चल जाओ, वहाँ उस कार्यालय में चल जाओ, उस अधिकारी से मिल लो, उस नेता से मिल लो। मैंने उनको कहा कि मैं मेवाड़ से आया हूँ और स्वाभिमान की धरती है मेवाड़ और वागड़। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊँगा, चाहे मेरे को रिटायरमेंट तक आप एपीओ रखो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो एक होती है विचारधारा, होती है असूल भी होते हैं मतलब। और आपको पता है कि असूलों और सच्चाई के लिए हमारे जो महापुरुष हैं, जबान पर और उस पर महाभारत है, रामायण है, उसमें बहुत सारे उदाहरण। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम किस तरीके से इसको विन कर सकते हैं इलेक्शन को, उस चीज़ पर हमको फोकस रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमसे छूट गई है। और जो पार्टियां हैं, मैं कई पार्टियों की वजह से हम हारे हैं, उन पार्टियों को अब ज़्यादा वोट मिलने नहीं है मतलब, तो उसकी भी रणनीति हमको तैयार करनी चाहिए। सबको पता है कि अब हम एग्ज़ाम में जैसे बैठते हैं, मुझे पता है कि मेरे 5 सब्जेक्ट है, उसमें अंग्रेजी और गणित में मैं कमज़ोर हूँ। तो मेरी तैयारी मैं उसी हिसाब से करता हूँ कि इन सब्जेक्टों में मतलब मैं कम से कम फर्स्ट डिवीज़न लाऊँ, अगर ज़्यादा नंबर नहीं आए तो। वैसे हम सबको पता है कि हम कैसे जीत सकते हैं। और आप लोग तो सब वरिष्ठ हो, मैंने चुनाव तो बहुत लड़वाए, लेकिन चुनाव लड़ने का मौका मेरे को पहली बार ही मिल रहा है मतलब। इसलिए मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। लेकिन ये है कि अगर पार्टी अगर लाती है सीट को, तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में, आने वाले नगर पालिका चुनाव में, और ये कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने अभी पूरी 8 विधानसभाओं का दौरा किया है। कुछ विधानसभा में मैंने फील किया है कि कार्यकर्ता बहुत ही डिमोरलाइज है, बहुत ही अभी वो जोश में नहीं है। समय है, आता जाता रहता है, सुबह होती तो शाम भी होती है, तो ऐसी बात नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी किसी ज़माने में 2 सीटें थी इसकी, और 2 सीटों से इन्होंने ग्रो किया है। तो और हमारी पार्टी भी ग्रो करेगी। और आप रघुवीर सिंह जी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये भ्रमित करने के लिए 400 पार का नारा केवल भ्रमित करने के लिए, क्योंकि मीडिया इनके जो है वो बेहतर ढंग से इनको प्रेजेंट करता है, हमारी बात को भी प्रेजेंट करता है, लेकिन थोड़े हल्के ढंग से प्रेजेंट करता है। तो 400 पार है तो भाई आपको पार्टी में, हमारी पार्टी से नेता ले जाने की जरूरत ही क्या आपको? आप तो सिद्धांतवादी पार्टी हो, असूलों वाली पार्टी हो, और कुछ नहीं। आप तो सच पूछो तो आप पूंजीपतियों की पार्टी हो, गरीबों की पार्टी तो कांग्रेस है। आज मैंने सुना कि हमारे 250 करोड़ रुपए भी जो पार्टी को उसका चंदा था, वो भी इनकम टैक्स ने सीज कर दिया, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। तो आप क्या चाहते हो मतलब कि बिल्कुल एक तरह से सामने वाले जो पार्टियां, वो तो बिल्कुल दमन से मतलब कुचलना चाहते हो। और ईडी और सीबीआई का जैसा बताया, जैसा दुरुपयोग हो रहा है, जैसा डराया जा रहा है। आपने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बताया था, जो पक्ष ये कि हमारी तो थोड़ी सी गलती को इतना अच्छा हाईलाइट कर देते हैं, और इनकी बहुत बड़ी गलती को हम हाईलाइट नहीं कर पाते। कहाँ से आया, किस कंपनी के छापा पड़ा, और 4 दिन बाद में उन्होंने क्या चंदा दिया, ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। तो कहने का मतलब है कि रणनीति ऐसी बनाई जाए, हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया, वो लोगों के सामने लाया जाए। लोग महसूस करने लग गए हैं, कह रहे हैं गाँव में, शहरों में भी कह रहे हैं कि भाई 3 महीने भी सरकार का कोई मैसेज नहीं है। राजस्थान में सरकार है या नहीं है, इसका कोई मैसेज नहीं है। हमें इनकी कमियों को पब्लिक के सामने बताना है, हमारी सरकार की उपलब्धियों को बताना है। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। और आप G20 का सम्मेलन था,
उस समय मैं जिला कलेक्टर उदयपुर था। मेरी चाहत थी कि भी G20 सम्मेलन की प्रथम सम्मेलन की मेज़बानी हमें मिले, मतलब इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की। मैंने अभिकांत साहब थे, उनके जो मुख्य शेरपा, उनको परस्यू किया कि इसकी मेज़बानी उदयपुर को दें। लेकिन भारत सरकार की सोच ये थी कि राजस्थान सरकार हमारे इस काम को बिगाड़ेगी, इसलिए वो काफ़ी सोच विचार कर देना नहीं चाहते थे। हमने उनको आश्वस्त किया कि हम अच्छा कार्यक्रम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की और राजस्थान सरकार की ऐसी कभी मंशा नहीं होती कि जो बात देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी हो उसमें हम इस तरह की घटिया सोच रखें। हम तो वैसे ही घटिया सोच नहीं रखते हैं। मैंने एक बार 5 साल पहले अशोक गहलोत साहब को निवेदन किया था, सर कि ये पार्टी जब बदलती है, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना डेडिकेशन है मेरा। जैसे ही सरकारें चेंज होती है वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने की कोशिश करती है। तो पिछली 5 साल पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो मैंने अशोक गहलोत साहब से निवेदन किया कि साहब मेरे पर 6 मुकदमे ये लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें भी कितनी जगह कहाँ घूमना पड़ा, लखनऊ घूमना पड़ा, अयोध्या घूमना पड़ा, फैजाबाद घूमना पड़ा, नेपाल के पास घूमना पड़ा। ये लोग हमको आते हैं, तंग करते हैं, और आपकी सरकार आती है तो इन लोगों को बहुत आराम से बिठाती है और कुछ आप इनको कहते ही नहीं हो, मतलब। तो गहलोत साहब ने ये कहा कि अगर हम भी ऐसे करने लग जाएंगे तो इनमें और हम में क्या फ़र्क है। ये मेरी जो आप बीती बात है वो मैं बताता हूँ, लेकिन इनके लिए वो नहीं है। इनके लिए कोई अच्छा अधिकारी जो 18-18 घंटे काम करता हो वो इनकी कोई लाइकिंग नहीं है। इनको तो चाहिए अपने आदमी। और क्या हो रहा है अभी आपको सबको पता है सरकार में, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता। G20 की बात मैं कह रहा था, तो वो सम्मेलन हमने इतना अच्छी तरीके से राज्य सरकार ने कराया। देश और विदेश 39 देशों के प्रतिनिधि उसमें थे, और उन 39 देशों के प्रतिनिधि ने, इवन प्रधानमंत्री जी ने भी उदयपुर के सम्मेलन की तारीफ की कि उदयपुर का जो सम्मेलन है वो इंडिया के चूँकि वो प्रथम सम्मेलन था, कि वो सम्मेलन पूरे साल में इंडिया के लिए अलग अलग शहरों में जो होगा, उदयपुर एक मॉडल होगा जिसके अनुरूप मतलब अन्य कार्यक्रम अन्य शहरों में आयोजित होंगे। और कई राज्यों के, मतलब 10 राज्यों का तो मुझे ध्यान है, उनके अधिकारीगण यहाँ आए, यहाँ देख के गए। शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों उपलब्धियाँ बहुत हैं, चाहे आदिवासी महोत्सव की बात हो, आदि महोत्सव की बात हो। नव संकल्प चिंतन शिविर हमने शानदार ढंग से करवाया था, जिसकी सोनिया गांधी जी ने भी बहुत बड़ी तारीफ की थी, राहुल गांधी साहब ने भी बहुत बड़ी तारीफ की कि जो कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर यहाँ आयोजित हुआ वो बेहतरीन शिविर था। बहुत सारे कार्यक्रम हमने, किसी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की, हमने 2 दिन में उसको कंट्रोल कर दिया। नहीं तो उदयपुर कहाँ होता, मतलब ये हमारा राज्य सरकार